नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी साइंस और साइकोलॉजी नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 12th केमिस्ट्री का पहले पार्ट का 5वां भाग, ये यूँ कहें अंतिम भाग पढ़ाऊंगा। उसमें आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णता या दोष। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आदर्श ठोस या आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, है ना। अब नाम क्या है? आदर्श है। आदर्श ठोस यानी जिसमें कणों की व्यवस्था बिल्कुल ना बदले, लेकिन वो स्थिति कब होगी? 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर। यानी ऐसे ठोस जो 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर जिनकी कणों की व्यवस्था एकदम व्यवस्थित हो, ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? आदर्श ठोस या आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। और वास्तव में 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करना कठिन कार्य है, इसलिए वास्तव में ऐसा ठोस मिलते नहीं हैं। और जब ऐसे ठोस मिलते नहीं हैं या यूँ कहें कि इनकी कणों की व्यवस्था बदलती नहीं है, तो इनकी एंट्रोपी का मान भी क्या होता है? शून्य होता है। ये मैंने बोर्ड पे आज छोटा सा टॉपिक लिखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, ठोसों में अपूर्णता या दोष। अब अपूर्णता दोष होता क्या है? अब जैसा नाम है अपूर्णता या दोष, इसमें दोष आ जाना है ना। ठोस किससे मिलकर बने? कणों से मिलकर बने। तो कणों की व्यवस्था बदल जाए या कणों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, उससे हम कहते हैं दोष या अपूर्णताएँ कहते हैं। ये दो प्रकार से हो सकती है, ताप से उत्पन्न हो सकती है या उसमें अशुद्धि मिला दे उससे हो सकती है ना। अभी कणों में अव्यवस्था क्या कहलाती है? अपूर्णता या दोष कहलाती है। दो प्रकार की होती है ये, है ना। बिंदु दोष या रेखीय दोष, है ना। अब बिंदु दोष, जैसा नाम है बिंदु, तो किसी कण के चारों ओर अव्यवस्था हो जाए उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। और किसी पंक्ति में किसी कणों की जो पंक्ति उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। बात करते हैं आगे। ये बिंदु दोष पुनः 3 प्रकार के होते हैं। स्टाइकोमेट्रिक दोष, हिंदी में कहते हैं इसको रस समीकरणमितीय दोष। दूसरा है अशुद्धता दोष। तीसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष या अरस समीकरणमितीय दोष। सबसे पहली बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं। यानी ऐसे दोष जिनमें कणों की स्टाइकोमेट्री अप्रभावी रहे या यूँ कहें उसमें धनायन ऋणायन का अनुपात बदले नहीं, अपरिवर्तित रहे, उसे हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। यानी धनायन ऋणायन जो है, अगर धनायन अगर जाता है क्रिस्टल से तो ऋणायन भी साथ चला जाएगा, यानी धनायन ऋणायन का अनुपात बदलेगा नहीं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। अब देखिए नाम रिक्तिका, यानी उस जालक से कोई क्या निकलेगा? कोई धनायन या ऋणायन बाहर चला जाएगा, तो वहाँ पर क्या बन जाएगी? रिक्तिका बन जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं? इसको रिक्तिका दोष कहते हैं। अभी भी कण क्रिस्टल जालक की सीमा से बाहर चला जाएगा। लेकिन हमारे पास ये स्टाइकोमेट्रिक दोष है, अगर धनायन बाहर जाएगा तो ऋणायन भी बाहर चला जाएगा, तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यूँ समझ लीजिए हमारे पास NaCl 6 Na और 6 Cl है, तो एक Na गया तो एक Cl भी चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 5 Na और 5 Cl बच गया, तो क्या हो गया? घनत्व कम हो गया। अंतराकाशी की बात कीजिए। अंतराकाशी किसे कहते हैं? तो अंतराकाश आपको पता है कि ठोस के अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतराकाश कहते हैं। और वहाँ पर अगर कोई कण आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब अंतराकाश में क्या होगा कि वो कण तो जालक सीमा से बाहर गया नहीं, उस जालक सीमा के अंदर ही किसी अंतराकाश में आ गया, तो अवयवी कण कहाँ गया? अंतराकाश में आ गया। तो अंतराकाश में घनत्व नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जालक की सीमा से बाहर नहीं गया है, ठीक है। हाँ, अब यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये दोनों दोष अगर आयनिक यौगिकों में हो तो हमारे पास एक नई टर्म आती है। यदि रिक्तिका दोष एवं अंतराकाशी दोष आयनिक यौगिकों में पाए जाए तो उन्हें शॉर्टकी दोष कहते हैं और फ्रेंकल दोष कहते हैं। यानी रिक्तिका दोष को क्या कहेंगे? शॉर्टकी दोष, और अंतराकाशी दोष को क्या कहेंगे? फ्रेंकल दोष। यदि दोष कहाँ मिले? ये आयनिक यौगिकों में मिले। दूसरी बात करते हैं अशुद्धता दोष की बात करते हैं। अशुद्धि मिलाना। अब ठोस में अशुद्धि कब मिलाएंगे? यानी ठोस को द्रवित लेंगे, जिस ठोस में अशुद्धि मिलानी है उसको द्रव बना लो, और जो अशुद्धि मिलानी उसको भी द्रव मिला लो। यानी दोनों ठोस को द्रव मिला दो, तो क्या होगा? जो कण है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ठोस को द्रवित अवस्था में लेकर अन्य ठोस द्रवित अवस्था में मिलाना क्या कहलाता है? अशुद्धता दोष कहलाता है। अब किस में क्या मिला सकते हैं? तो एग्जाम्पल लिखा मैंने, NaCl में Sr+2 मिलाना, SrCl2 मिलाना। अब Na पे चार्ज होता है Na+1 और Sr पे होता है +2। यानी जब NaCl में Sr+2 मिलाएंगे तो एक Sr+2 2 Na को हटाएगा, क्योंकि Na पे होता है +1 चार्ज और Sr पे होता है +2, यानी एक Sr+2 2 Na को हटाएगा, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि Sr+2 एक Na को 2 Na को हटा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, है ना, जिसको हम दूसरी हिंदी में क्या कहते हैं? अरस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? धनायन ऋणायन का अनुपात बदल जाएगा, यानी धनायन चला जाएगा तो आवश्यक नहीं ऋणायन भी जाए, ठीक है। और यौगिक जो है रासायनिक सूत्र का पालन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पालन कर रहा है, यहाँ पे Na गया तो Cl भी चला गया, लेकिन यहाँ रासायनिक सूत्र का पालन नहीं करेगा। अब हमारे पास आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व हैं। आप संक्रमण तत्व आते हैं
एस और पी के बीच में तत्व आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व में भी वे तत्व जो परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास एक FeO है, Fe क्या है, Fe परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। जैसे Fe+2 और Fe+3, इसको कहते हैं परिवर्ती, क्योंकि बदल सकता है ना Fe+2 और Fe+3। तो जो परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं वो ये दोष दर्शाएंगे। जैसे Cu में देखिए Cu+2 और Cu+1 और +2, Q+ और Q', ठीक है। चलिए, अब ये दोष पुनः दो प्रकार के होते हैं, धातु या धनायन का अधिक दोष या धातु धनायन का न्यूनता दोष। अब धातु या धनायन, मैंने धातु ऑब्लिक धनायन लिखा है, इसका मतलब धातु क्या बनाती है, धातु धनायन बनाती है। धातु सदैव इलेक्ट्रॉन त्यागती है और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ध्यान है ना, डेली में पढ़ा था हमने, इसलिए धनायन लिख दिया मैंने ऑब्लिक में कि धातु या धनायन का अधिक यानी अधिकता आ जाए। ये दोष पुनः दो प्रकार का हो गया, अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति का दोष यानी, और दूसरा क्या है, ऋणायन का रिक्ति का दोष। हम पहले बात करते हैं धातु धनायन का, पहला कौन सा है, अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति का दोष। अब जो कण है उन कणों के बीच में अंतराकाश से वहाँ पर कोई धनायन आ जाए, अतिरिक्त धनायन को आ जाए, है ना। अब धनायन अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल को उदासीन बनना है तो वहाँ पर अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, और ऐसा जो दोष होगा उसे क्या कहेंगे, अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति का दोष। बात करते हैं ऋणायन का रिक्ति का दोष, है ना। ऋणायन की कमी के कारण दोष, ऋणायन का रिक्ति का दोष, यानी ऋणायन क्या होगा, क्रिस्टल झलक से बाहर चला गया, वहाँ क्या बन गई, रिक्तिका बन गई। अब रिक्तिका बन गई तो जो ऋणायन बाहर गया है तो क्या हो गया कि धनायन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, उस जालक में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों आएगा, ताकि उस क्रिस्टल जालक की उदासीनता बनी रहे। मैंने एग्जाम्पल रूप में लिखा है कि NaCl को Na की वाष्प के साथ गर्म करना। जब NaCl को Na की वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो Cl बाहर चला जाएगा और उस Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों आएगा, जो जितने Cl जाएंगे वहाँ उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, F केंद्र। ये 1 नंबर का प्रश्न था बोर्ड के अंदर। F केंद्र क्या है कि अगर क्रिस्टल जालक से ऋणायन बाहर जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं F केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों स्थिति में देखिए, यहाँ भी धनायन अधिक हो गया, यहाँ भी धनायन अधिक हो गया, तो और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, दोनों के अंदर, चाहे अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति दोष हो, चाहे ऋणायन का रिक्ति का दोष। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो धातुएं होगी, दोनों प्रकार की धातुएं जो होगी उनमें 3 गुण एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कौन सा, अनुचुंबकीय, विद्युत के चालक और रंगीन। इसका कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, चाहे तो वो ऋणायन के जाने के कारण आए हो, चाहे वो अंतराकाश में धनायन के जाने के कारण आए हो, है ना। अंतराकाश में क्या हो गया, अतिरिक्त धनायन आ गया तो वहाँ पर एक्स्ट्रा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और यहाँ पर ऋणायन बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया, इस अकेले इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें अनुचुंबकीय गुण आ गया, रंगीन हो गए और विद्युत के चालक हो गए। अब बात करते हैं धातु धनायन का न्यूनता दोष। न्यूनता दोष किसे कहेंगे, न्यूनता मतलब कमी। तो धनायन का रिक्ति का दोष, यानी धनायन क्या होगा, उस जालक की सीमा से बाहर चला जाए। जैसे मान लीजिए Fe+2 बाहर चला गया, धनायन बाहर चला गया, तो जो जालक में और जो धनायन है वो क्या करेंगे, उच्च ऑक्सीजन दर्शाएंगे। क्यों, ताकि उसमें क्या रहे, उदासीनता बनी रहे। अब Fe+2 बाहर गया तो जो बचे हुए Fe+2 है, कोई 2 Fe+2, एक मान लो एक Fe+2 गया तो 2 Fe+2 क्या करेंगे, Fe+3 बना लेंगे। एक Fe+2 बाहर गया तो कोई 2 Fe+2 क्या बना लेंगे, Fe+3 बना लेंगे, ताकि उसमें उदासीनता बनी रहे। और इसका अगला है अंतराकाश में ऋणायन की उपस्थिति का दोष, यानी अंतराकाश में क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए। लेकिन हमें 11वीं में हम पढ़ा था कि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इसलिए अंतराकाश में ऋणायन नहीं आते हैं, इसलिए वास्तविकता में ऋणायन ये दोष हमारे को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला है ठोसों के विद्युतीय गुण। अब हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, चालक, कुचालक होते हैं। इस बार हम पढ़ेंगे अर्धचालक। हमारे पास 3 प्रकार हो गए, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। अब चालक किसे कहेंगे, जिनमें धारा का प्रवाह हो, विद्युत के चालक। कुचालक किसे कहेंगे, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो। अर्धचालक किसे कहेंगे, जो 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत के कुचालक हो, लेकिन ताप बढ़ाने पर चालकता प्रदर्शित करे, ठीक है। यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर तो वो कुचालक है, लेकिन जैसे ताप बढ़ाओगे चालकता प्रदर्शित करेंगी। आगे देखिए, जो चालक हैं उनमें मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इससे चालक है। कुचालक में मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुपस्थित है। क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए ये क्या है, कुचालक है। और इसमें आयन इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लेकिन ताप बढ़ाओगे तब वो चालकता प्रदर्शित करेंगे।
इसमें चालकता की परास कितनी है, मतलब किस लिमिट के अंदर ये चालकता प्रदर्शित करेंगे, तो 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात माइनस 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी परास है। इस परास में चालकता प्रदर्शित करेंगे। इसकी परास देखिए 10 की घात माइनस 20 से 10 की घात माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस परास में है, इसलिए चालक कुचालक हैं ये। और इनमें देखिए 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी ये -6 में तो है, लेकिन आप ताप बढ़ाओगे तो 4 तक आ जाएंगे, यानी चालकता की परास में आ जाएंगे। अगला है पदार्थ की चालकता ताप के व्युत्क्रमणानुपाती होती है। ये कैसा है, व्युत्क्रमणानुपाती, एक ऊपर नीचे हो तो क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमणानुपाती होती है, यानी ताप बढ़ाओ चालकता घटेगी। ठीक है, इसमें देखिए पदार्थ की चालकता ताप से प्रभावी, यानी ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ताप बढ़ाओ चालकता घटेगी बढ़ेगी कुछ नहीं। इसमें देखिए अर्धचालक में पदार्थ की चालकता यानी अर्धचालक पदार्थ की चालकता क्या होगी, ताप के समानुपाती, ताप बढ़ाओ चालकता भी बढ़ेगी। इसके एग्जाम्पल देखिए आयरन, कॉपर है ना, चांदी, सोना। इसमें देखिए प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ये सब कुचालक है। इसमें अर्धचालक में देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, अर्धचालक है। ठीक है वैद्युत चालकता की क्रियाविधि। ये वैद्युत चालकता की क्रियाविधि जो हम समझेंगे, हम वो एक बैंड सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। बैंड सिद्धांत के आधार पर समझेंगे कि वैद्युत चालकता किस प्रकार से चालक, कुचालक और अर्धचालक व्यवहार करते हैं, धातुएं या पदार्थ किस प्रकार से चालक, कुचालक, अर्धचालक व्यवहार करते हैं। लेकिन ये बैंड सिद्धांत जो है वो अणुकक्षा सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या शॉर्ट में हम कहें MOT। ठीक है, पर उस सिद्धांत में क्या होता है कि परमाणु से अणु बनते हैं, और अणु बनने के बाद जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है उनसे एक बैंड या पट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं बैंड सिद्धांत। यानी बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक व्यवहार का अध्ययन करेंगे, वो उसका अध्ययन करेंगे तो बैंड पट्टी बनेगी कैसे। तो हमने कहा कि परमाणु से अणु बनते हैं, तो अणु बनने के बाद जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है उनसे एक बैंड या पट्टी का निर्माण होता है, उस आधार पर हम अध्ययन करेंगे। देखिए परमाणु में क्या होता है, सबसे बाहरी कोश होता है, उसे हम संयोजकता कोश कहते हैं। वो आंशिक भरा हो सकता है या पूर्ण भरा हो सकता है, और उसके अगला जो कोश है वो अगला खाली अतिरिक्त या रिक्त कोश होता है। ठीक है, अगला जो रिक्त कोश है उसे हम चालकता बैंड कहेंगे, वो रिक्त होता है। ठीक है, उसको आप अतिरिक्त भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, इसलिए मैंने इसको अतिरिक्त भी लिखा और रिक्त भी लिखा है। बाहरी कोश संयोजकता कोश जो आंशिक या पूर्ण भरा, और अगला अतिरिक्त कोश या जिसे चालकता बैंड कहते हैं, ये रिक्त होता है। और बीच का जो गैप है ये वर्जित क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। इस आधार पर समझिए आप चालक, कुचालक और अर्धचालक। देखिए मैंने ये जो स्ट्रिप बनाई है, इसमें देखिए पहले देखिए ये जो बैंड है वो आंशिक रूप से भरा हुआ पूरित बैंड है, और ये नीचे वाला कोश क्या कहलाया है, संयोजकता बैंड, और ये ऊर्जा अंतराल। यदि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं तो चालक, उड़ने जा पाए तो कुचालक। इसमें अगला हम पढ़ेंगे, ये आंशिक भरा हुआ, ये पूर्ण भरा हुआ है, आंशिक कम भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसमें ऊर्जा अंतराल कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, रिक्त बैंड में चले जाएंगे, चालक बैंड से कहाँ चले जाएंगे, रिक्त बैंड में चले जाएंगे, इसलिए ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। कुचालक में देखिए ये जो ऊर्जा अंतराल है, जिसको हम निषिद्ध क्षेत्र या वर्जित क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें पूरित बैंड यानी संयोजकता बैंड और रिक्त बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल अधिक है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो पदार्थ है वो कुचालक व्यवहार करते हैं। इस अर्धचालक में देखिए, अर्धचालक में मैंने कहा था 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर वो कुचालक हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर वो क्या करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए ताप जब बढ़ाएंगे तो ये ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इस पूरित बैंड से रिक्त बैंड में चले जाएंगे और वो चालकता प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार अर्धचालक जो होते हैं चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला है अर्धचालकों में विद्युत चालकता। अब अर्धचालक अभी हमने पढ़ा, अर्धचालक किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जो 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या कुचालक की भांति व्यवहार करे, लेकिन ताप बढ़ाने पर वो सुचालक की भांति व्यवहार करे। वो ताप बढ़ाने पर जो सुचालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं तो उसकी चालकता बढ़ कैसे रही है, तो इसका सीधा सा है कि उनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल क्या है, कम है, इसलिए सुचालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये ऊर्जा अंतराल पूरा हो जाता है और संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आसानी से चले जाते हैं और वो सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आंतर अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। आंतर अर्धचालक के और भी नाम है, शुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक। ठीक है, अब जैसा नाम है शुद्ध अर्धचालक, मैंने यानी इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, केवल ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। अब बढ़ती कैसे, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो बंध होते हैं, सहज जो बंध होते हैं, उनमें कुछ बंध टूट जाते हैं और बंध टूटने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, इस प्रकार से वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक।
जिसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहेंगे और डोपिंग अर्धचालक भी कहते हैं। अशुद्ध यानी उसमें को अशुद्धि मिलाएंगे, इस अशुद्धि मिलाने को डोपिंग भी कहते हैं, इसलिए इसको डोपिंग अर्धचालक भी कहते हैं। ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं ये इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियाँ कहलाती है और ये पी प्रकार के इलेक्ट्रॉन न्यून ग्राही अशुद्धियाँ कहलाती है। अब हम वापस एन प्रकार के समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता कैसे है। देखिए, जो 14वें वर्ग के तत्व हैं उसमें अगर 15वें वर्ग के तत्व मिलाते हैं, यानी 14वें वर्ग में अगर 15वें वर्ग के तत्व मिलाओगे तो हमारे को एन प्रकार के अर्धचालक मिलेंगे। 14वें वर्ग को आप 4वें वर्ग भी कह सकते हैं। 4वें वर्ग मेंडलीफ ने कहा है और 14वां नाम या 15वां नाम जो नंबरिंग की 1 से 18 तक जो नंबरिंग हुई है ना, वो मोजली के अनुसार हुई है और फर्स्ट या सेकंड डे जो हुई वो मेंडलीफ के अनुसार हुई है। इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए, अगर 14वें वर्ग का हो या 4वें का हो, 15वें वर्ग का हो या 5वें वर्ग का हो। ठीक है, तो 14वें वर्ग में 15वें के तत्व मिलाओ या 4वें में 5वें के तत्व मिलाओ तो हमें एन प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। होता क्या है, देखिए आप, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सिलिकॉन में जर्मेनियम मिलाते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम क्या मिलाएंगे, फास्फोरस। सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वो 4A में आते हैं, इसमें आप फास्फोरस मिलाइए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव होता है ना, इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं, इसलिए इसे एन प्रकार अर्धचालक कहते हैं। देखिए मैंने इसको समझाया भी है। जैसे सिलिकॉन में के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 4, चारों बंद में काम आ गए। अब एक सिलिकॉन की जगह हमने क्या ले लिया, फास्फोरस ले लिया, तो 4 तो बंद में काम आ गए, एक इलेक्ट्रॉन जो शेष रह रहा है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है, इसी कारण से इसको एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए पी प्रकार के अर्धचालक, अब पी में क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन न्यून कहा गया, इसमें इलेक्ट्रॉन धनी एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। देखिए 14वें वर्ग में कौन सा मिलाओ, 13वां वर्ग मिलाओ, या यूँ कह दीजिए 4वें में 3rd वर्ग के तत्व मिलाओ तो हमें पी प्रकार के अर्धचालक मिलेंगे। जैसे देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल लिया, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या मिलाओ, बोरॉन मिलाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बच जाता है और वो जो धनावेशित स्थान को व्यक्त करता है, और धनावेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव, इसलिए इसको पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। नीचे देखो मैंने समझा रखा है इसको, सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 4, सबके बाहरी कोश में 4 है, हमने एक सिलिकॉन हटाया, वहाँ पे क्या ले लिया, बोरॉन ले लिया। अब बोरॉन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो बंद बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3 बंद बना लेंगे और यहाँ एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा और यहाँ पे बोरॉन के पास ही रिक्त स्थान बच जाएगा। ये रिक्त स्थान धनावेश को व्यक्त करता है, इसलिए इसकी पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब इनके उपयोग कहाँ होते हैं, इनका उपयोग होता है एक तो डायोड बनाने में, डायोड, एक होता है ट्रायोड बनाने में, है ना, और एक सौर सेल में, इनके ये महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ये 3 उपयोग इनके हैं। ठीक है, डायोड मतलब NP, डायोड मतलब 2 होता है ना, ट्रायोड मतलब NPN, जैसे मान लीजिए NPN, ये ट्रायोड हो गया, डायोड मतलब NP, ये डायोड। इसका उपयोग AC से DC में कन्वर्ट करने में होता है। इसका उपयोग होता है ट्रांजिस्टर में, जो तरंगे होती है उनका संवर्धन में होता है, और सौर सेल में इनका उपयोग होता है अर्धचालकों का। ठीक है, अगला है ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ठोसों में चुंबकीय गुण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, है ना, अर्थात यूँ कहें कि प्रति इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय व्यवहार करता है। अब ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कैसे होता है, ये चुंबकत्व उत्पन्न कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की होती है, कक्षीय गति और अक्षीय गति। एक तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में गति करता है और एक अपने अक्ष पर भी गति करता है, इस कारण से उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और चुंबकीय व्यवहार करता है। हमने इसको चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं, म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एल, लीनियर और स्पिन दोनों को जोड़कर उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिससे उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब लोह पदार्थों में 5 प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण पाए जाते हैं या गुण पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय या लघु लोह चुंबकीय। ये 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। हमने इसको टेबल के रूप में लिख लिया है। इसको देखिए, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे अगर पदार्थ को, तो अगर अनुचुंबकीय तो क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय तो क्या करेगा, लोह चुंबकीय तो क्या करेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ है तो वो दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा, यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करेगा, यदि लोह चुंबकीय है तो प्रबल रूप से आकर्षित करेगा, और प्रतिलोह चुंबकीय है तो प्रबल रूप से प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और फिर ये लघु चुंबकीय क्या करेगा, दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। अब आपको याद करने में असुविधा हो तो यहाँ एक छोटा सा हिंट देखिए आप, जहाँ जहाँ प्रतीक लिखा है वहाँ प्रतिकर्षित लिखा है, प्रतीक का मतलब एंटी, उसको दूर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाएगा, बाकी में देखिए आकर्षित हो रहा है। तो यानी जहाँ प्रतिचुंबकीय है तो प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिलोह चुंबकीय यहाँ भी प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ दुर्बल रूप से कर रहा है, यहाँ प्रबल रूप से कर रहा है। अनुचुंबकीय में क्या हो रहा है, दुर्बल रूप से आकर्षित कर रहा है, और फेरी में भी दुर्बल रूप से आकर्षित कर रहा है, और यहाँ लोह चुंबकीय में आकर्षित कैसा कर रहा है, प्रबल रूप से कर रहा है। तो याद करने के आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए, जो चुंबकीय गुण कैसे रहेंगे, इसमें अस्थायी होंगे। कैसे होंगे, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो आकर्षित रहेगा, जैसे जैसे चुंबक हटाओगे वो
वापस अस्थायी रूप से हट जाएगा। यानी उसमें चुंबकत्व का गुण है वो अस्थायी रूप से आएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखोगे तो चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा, जैसे चुंबक हटाओगे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो अस्थायी। यहाँ पर प्रतिचुंबकीय है, ये प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ पर कोई गुण नहीं है, और यहाँ पर प्रबल रूप से स्थायी उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को, इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें प्रबल रूप से स्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। प्रतिलोह चुंबकीय में कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है, और यहाँ पर भी अस्थायी रूप से गुण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। प्रतिचुंबकीय में भी, प्रतिचुंबकीय में युग्मित होते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ में जो धातु आयन है उन्हें हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। और डोमेन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय में भी डोमेन होते हैं, वो भी अयुग्मित होते हैं। और फेरी चुंबकीय में भी कैसे होते हैं, डोमेन अयुग्मित होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, अगला लिखा है मैंने चुंबकीय आघूर्ण। म्यू का मान क्या होगा, यदि अनुचुंबकीय पदार्थ है तो म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। ठीक है, यदि पदार्थ प्रतिचुंबकीय है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा, म्यू इक्वल टू 0। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित है, युग्मित कैसे, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को निरस्त कर देता है। यानी एक का जो चक्रण है वामावर्त है, दूसरे का दक्षिणावर्त है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, इसलिए म्यू का मान 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, अनुचुंबकीय में अयुग्मित है, इस कारण म्यू नॉट इक्वल टू 0। इसमें युग्मित है, इसलिए म्यू का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर लीजिए। अब लोह चुंबकीय आ जाइए। लोह चुंबकीय में धातु आयन को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। वो अयुग्मित होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो म्यू का मान 0 है, क्योंकि अव्यवस्थित है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब आपने चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा लोह चुंबकीय पदार्थ को, जब आपने चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा तो वो म्यू का मान 0 बताएंगे। क्यों, क्योंकि वो अव्यवस्थित है, इसलिए सब मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसलिए म्यू का मान 0। लेकिन जैसे ही उनको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे वो सारे डोमेन जो है व्यवस्थित हो जाएंगे। देखो मैंने लिखा है इसमें कारण, अव्यवस्थित होने के कारण म्यू का मान 0, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सभी डोमेन जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा वो एक जैसे व्यवस्थित हो गए, एक रेखा में व्यवस्थित हो गए, और ये व्यवस्था पूरी बनी रहेगी, स्थायी रूप से बनी रहेगी। इसलिए चुंबकीय गुण कैसा होगा, स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो प्रतिलोह चुंबकीय है इसमें डोमेन जो होते हैं वो समानांतर एवं विपरीत चक्रण वाले होते हैं। म्यू का मान क्या है, म्यू का मान 0 है, क्योंकि वो डोमेन क्या है, एक डोमेन दूसरे डोमेन के प्रभाव को निरस्त कर देता है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। आगे देखिए, फेरी चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, इसमें समानांतर तो होते हैं लेकिन अव्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का चक्रण दक्षिणावर्त, 1 का वामावर्त, फिर वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कहीं वामावर्त आ रहा, कहीं दक्षिणावर्त आ रहा, यानी वो पूरा प्रभाव निरस्त नहीं कर पाते, इसलिए म्यू का मान क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप, इसके एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय के हैं Fe+3, क्रोमियम +3, कॉपर +2, O2+1, O2-1, O2-2। और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन प्लस हीलियम, लिथियम +1, 8 इलेक्ट्रॉन जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे Fe+1 इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या दर्शाएगा, प्रतिचुंबकीय। Ag+1, जिंक +2, या यौगिक हो NaClO, C6H6, बेंजीन, V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। लोह चुंबकीय में देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, है ना। और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ देखिए MnO, MnO2, Mn2O3, FeO, ये कैसे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ हैं। और फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, Fe3O4, MgF2O4, इसको मैग्नेटाइट कहते हैं, ZnFe2O4 इसको कहते हैं फेराइट। इस प्रकार से हमने सारणी रूप में इसको, शॉर्ट रूप में इसको चुंबकीय गुणों का अध्ययन कर लिया। अब ताप अगर देते हो तो क्या चुंबकीय गुणों में अंतर होता है या बदल सकता है, ये बदल सकता है। देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है कि ठोसों के चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव। जो क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम डाइऑक्साइड, इसको आप ताप दीजिए 395 केल्विन, है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ को, तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ है अभी, लेकिन ताप दोगे तो ये CrO4 बन जाएगा, और ये अनुचुंबकीय CrO2 ही रहेगा, ये CrO2 ही रहेगा, लेकिन ये अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। यानी लोह चुंबकीय पदार्थ को जब आप गर्म करोगे तो ये CrO2 को गर्म करोगे तो ये लोह चुंबकीय से अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलों के प्रकार। अब क्रिस्टलों के जो प्रकार बनाए गए वो मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर, हमने पहले पढ़ा था, जो पहला हमारा जो टॉपिक था या तब हमने पढ़ा था कि मात्रक कोष्ठिका के 2 पैरामीटर है, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण।
तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर मात्रक क्रिस्टलों के प्रकार बनाए गए। पहला क्रिस्टल है गनी क्रिस्टल। गनी क्रिस्टल में ए बराबर बी बराबर सी यानी तीनों भुजाएं बराबर है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी तीनों कोण कैसे हैं, तीनों कोण 90 डिग्री है। एग्जाम्पल देखिए NaCl KCl, ठीक है। अगला देखिए द्विसम लंबाक्ष, जिसमें दो भुजाएं बराबर, ए बराबर बी और नॉट इक्वल टू सी, यानी तीसरी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन तीनों कोण कैसे 90 डिग्री। एग्जाम्पल देखिए SnO2 TiO2, टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। विषम लंबाक्ष में देखिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों भुजाएं असमान है, लेकिन तीनों कोण कैसे हैं 90 डिग्री। एग्जाम्पल देखिए BaSO4 K2SO4, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। अगला देखिए षटकोणीय। षटकोणीय में क्या हो गया, दो भुजाएं बराबर है, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, दो कोण 90 डिग्री है, एक कोण 120 डिग्री है। एग्जाम्पल देखिए ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। अगला देखिए त्रिसमनताक्ष त्रिकोणीय, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड। एकंताक्ष, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो, दो कोण तो 90 डिग्री है, लेकिन तीसरा 90 डिग्री नहीं है। एग्जाम्पल क्या दिया, सोडियम सल्फेट। अगला देखिए त्रिनताक्ष, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों कोण भी बराबर नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल कौन सा, कॉपर सल्फेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब इसमें जो हमने पैरामीटर पढ़ा, ये प्रकार पढ़े, इन प्रकार में प्रश्न कैसे आता है, तो प्रश्न दो प्रकार से आते हैं। एक पुराना प्रश्न पूछा हुआ कि सबसे सममित क्रिस्टल कौन सा है और सबसे असममित कौन सा है, तो सममित कौन सा होगा, गनी क्रिस्टल होगा, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण भी बराबर है। और सबसे असममित कौन सा होगा, त्रिनताक्ष, जिसमें न तो भुजाएं बराबर है ना ही कोण बराबर है, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।